हेलो स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में परचेजिंग के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे परचेज प्रोसीजर यानी क्रय प्रक्रियाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो युग है, इस युग में विशेषज्ञ जो लोग हैं वही सारे काम कर रहे हैं। उसमें से क्रय भी, जो परचेज का जो काम है, वो भी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। और उसका कारण यह है कि किसी कार्य विशेष के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है, उसका दायित्व होता है कि वह अपने इकाई की सामग्री की आवश्यकताओं से अवगत रहे। उपभोगकर्ता इकाई अपनी आवश्यकताओं के लिए सामग्री मांग यानी मटेरियल जो रिक्विजिशन है, वो केंद्रीय भंडार विभाग को प्रेषित करता है। और कई बार एक इकाई की आवश्यकताओं को अन्य विभाग में उपलब्ध सामग्री के हस्तांतरण से पूरा कर दिया जाता है। किंतु इकाइयों द्वारा निरंतर मांग करने पर नए सामग्री क्रम को आवश्यक बना देती है। ऐसे में ये आवश्यक है कि हमें क्रय प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। अब ये क्रय प्रक्रियाएं क्या होती है? अब सबसे पहले क्रय विभाग का उत्तरदायित्व क्या है इसमें। तो क्रय विभाग को उपभोगकर्ता इकाइयों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। सामग्री प्राप्ति हेतु अधिकृत व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि सभी इकाइयों की आवश्यकताओं का सही आकलन करें। सभी आवश्यकताओं का अनुमान पहले ही लगा लिया जाना चाहिए ताकि क्रय आदेशों की संख्या असामान्य रूप से अधिक न हो। ऐसा करके अधिप्राप्ति विभाग समय पर क्रयादेश देकर सामग्री की पूर्ति सुनिश्चित करता है और साथ ही निकट भविष्य में होने वाले मूल्य वृद्धि से सुरक्षा कर सकता है। अग्रिम क्रयादेश आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर एवं उसकी सामग्री के भविष्य में उपयोग की सुनिश्चितता करके ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रय की जाने वाली सामग्री का वर्गीकरण। निर्माणी अथवा मूल्य व्यावसायिक संस्था में क्रय की जाने वाली सामग्री को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले कच्चा माल, ये मूल सामग्री होती है जिसे अंतिम उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कच्ची सामग्री का रूप परिवर्तित होता है। कच्ची सामग्री की परिभाषा उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में बदलती रहती है। एक प्रक्रिया की अंतिम उत्पाद अन्य प्रक्रिया की कच्ची सामग्री हो सकती है। दूसरा है इसका संघटक हिस्से का उपकरण। इसके अंतर्गत मशीनों, उपकरणों आदि के कल पुर्जे तथा अन्य भौतिक सुविधाओं से संबंधित साज सामान को सम्मिलित किया जाता है। संघटक हिस्सों व आवश्यक उपकरणों के कल पुर्जों के अभाव में निर्माण कार्य ठप हो सकता है, अतः इनका उपयुक्त स्टॉक रखना आवश्यक होता है। तीसरा है इसका पूर्तियाँ। इसमें कुछ उपभोग्य सामग्री को शामिल किया जाता है। ये मुख्य उत्पाद का अंग तो नहीं बन पाती किंतु उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। कोयला, ईंधन, चक्का, बर्मा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। चौथा है इसका निस्तारण स्टोर्स। इस वर्ग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थ जैसे कतरने, छिलके, अपशिष्ट द्रव्य इत्यादि, कुछ परिस्थितियों में उप उत्पादों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब इसके पूर्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रभावी क्रय सदैव सामग्री के पूर्ति स्रोत पर निर्भर करता है। पूर्ति के अनेक स्रोत होते हैं जिनमें से क्रेता सही एवं उपयुक्त स्रोत का चयन कर सकता है, जैसे व्यापार निर्देशिकाएं, दूरभाष निर्देशिकाएं, क्रय पत्रिकाएं, समाचार पत्र एवं वाणिज्यिक पत्रिकाएं, पूर्तिकर्ताओं की सूची, प्रदर्शनी एवं मेले, विक्रेताओं से साक्षात्कार, बाजार सर्वेक्षण, कोटेशन और अनुभव। अब अच्छे पूर्ति स्रोत के मापदंड क्या है? तो एक उपयुक्त पूर्ति स्रोत के चयन करते समय
कुछ बातों पर या कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है, जैसे एकल स्रोत पूर्तिकर्ता अथवा बहुपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने का निर्णय, स्थानीय स्रोत से या दूरस्थ स्रोत से क्रय का निर्णय, सीधे निर्माता से क्रय करना अथवा थोक व्यापारियों से क्रय करना। तो इन सब चीज़ों का निर्णय उस संस्था का जो परचेज करने वाला अधिकारी है या जो अधिकृत व्यक्ति है उसको निर्णय करना होता है। नेक्स्ट है निविदाएं, टेंडर्स। संस्थागत क्रय प्रक्रियाओं में निविदा का विशेष स्थान होता है। बड़ी धनराशि के लिए क्रय करने की स्थिति में तथा जब समय अनुमति दे तो निविदा के माध्यम से क्रय निर्णय किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम एवं सरकारी विभागों में सामान्यतया टेंडर के माध्यम से क्रय किया जाता है। टेंडर की कुछ विधियां हैं, जैसे खुली निविदा। जब क्रय की राशि बड़ी और पूर्ति में स्रोत अनेक होते हैं तब विज्ञापन के माध्यम से निविदा की जाती है। बड़ी मात्रा में क्रय करते समय ये आवश्यक है कि विश्वसनीय पूर्तिकर्ता को आदेश दिया जाए ताकि सामग्री की पूर्ति आवश्यकतानुसार एवं समयानुसार बिना व्यवधान से हो सके। सामान्यतया न्यूनतम दर पर सामग्री की पूर्ति के टेंडर को स्वीकार किया जाता है। क्रय आदेश की पूर्ति संतोषजनक रूप से की जाती है तो ऐसी पूर्तिकर्ता फर्म को अनुमोदित पूर्तिकर्ता के रूप में सम्मिलित कर ली जाती है। दूसरा इसकी है विधि सीमित निविदा। ऐसी निविदा मध्यम आकार के क्रय की दशा में किया जाता है। इसमें टेंडर केवल अनुमोदित फर्मों से ही मंगवाए जाते हैं। ऐसी निविदा का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पूर्ति करने वाली फर्म संगठन से परिचित होती है और आवश्यकताओं को भी अच्छी तरह से समझती है। तो पूर्ति में जो है व्यवधान होने की संभावना कम होती है क्योंकि ये फर्म उसकी विश्वसनीय होती है। नेक्स्ट प्रकार है एकल टेंडर। ऐसी निविदा उसी दशा में की जाती है जब क्रय की जाने वाली सामग्री उसी फर्म के एकल अधिकार में होती है और अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं की जा सकती। साथ ही जब परचेजिंग ऑर्डर यानी क्रयादेश कम समय अंतराल से बार बार देने होते हैं। नेक्स्ट है इसका मौखिक निविदा। यदि सामग्री बहुत कम एवं शीघ्र चाहिए तो एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है जो खुले बाजार से सामग्री क्रय करता है। नियुक्त किया गया कर्मचारी 2 या 3 विक्रेताओं से सामग्री के मूल्यों की तुलना करता है। जो विक्रेता कम दरों पर सामग्री की पूर्ति करने का प्रस्ताव देता है उसे पूर्ति करने का आदेश दे दिया जाता है। अब निविदा के समय कुछ बातों पर ध्यान देना होता है, जैसे निविदा प्राप्ति की प्रक्रिया। तो जो निविदाएं प्राप्ति की जो निश्चित औपचारिकताएं होती है उसमें जो बातें सम्मिलित है, जैसे निविदा रजिस्टर। तो निविदा प्राप्त होने से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित रखने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है ताकि प्राप्त हुई निविदाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध रहे। निविदा खुलने के समय क्रय अधिकारी और मुख्य लेखा अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि निविदाओं के रजिस्टर पर लघु हस्ताक्षर करते हैं। बंद लिफाफे के निविदा, इसमें आपात स्थिति में क्रय के अतिरिक्त निविदाएं बंद लिफाफे में तथा सील बंद होना अनिवार्य है। निविदा पेटिका, सामान्य तौर पर निविदाओं को निविदाओं हेतु निर्धारित पेटिका में लिया जाना चाहिए ताकि निविदा की जो गोपनीयता है वो बनी रहे। उसके बाद निविदाओं को खोलते समय निविदा को खोलना, क्रय अधिकारी निर्धारित तिथि तक निविदाएं प्राप्त कर खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। निविदाओं को खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय जिसकी सूचना निविदाकर्ताओं की पूर्व में देखी गई हो को लेखा अधिकारी के प्रतिनिधि के साथ सभी प्राप्त निविदाओं पर लघु हस्ताक्षर करता है और खुली हुई प्रत्येक निविदाओं पर क्रम संख्या डालता रहता है और अंतिम पर लास्ट शब्द लिख देता है।
अब उपस्थिति, यदि निविदाकर्ता स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से चाहे तो निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकता है। साथ ही इच्छा हो तो सभी निविदाओं में उल्लेखित दर नोट कर सकता है। संशोधन की अनुमति नहीं है। एक बार निविदाएं प्राप्त होने के पश्चात उनमें कोई संशोधन संभव नहीं होता है। अब निविदाओं की जांच, अब तुलनात्मक विवरण बनाया जाता है। सभी प्राप्त निविदाओं को खोलने के पश्चात उनमें उल्लेखित दरों और अन्य विवरण का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है। सामान्यतया सभी शर्तों की पूर्ति के न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार कर ली जाती है। अपवाद स्थिति में जब न्यूनतम दर वाली निविदा के स्थान पर अन्य निविदा स्वीकार की जाती है तो क्रय अधिकारी इस अपवाद स्थिति के कारण रिकॉर्ड करते हुए टिप्पणी बनाता है। स्वीकृति, पूर्तिकर्ता निश्चित हो जाने के पश्चात मुख्य लेखा अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक की स्वीकृति यानी अनुशंसा प्राप्त की जाती है। उसके बाद आदेश, सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने पर क्रय आदेश जारी कर दिया जाता है। ये जो क्रय आदेश है वो क्या है, तो क्रय आदेश जो पूर्तिकर्ता या जो विक्रेता होता है उसके लिए वो अधिकार पत्र है जिसके आधार पर उसमें सामग्री के प्रेषक एवं सामग्री के मूल्य के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। ये विक्रय अनुबंध का अभिन्न अंग होता है। ये क्रेता और विक्रेता के मध्य जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें संबंध स्थापित करता है। जो परचेजिंग जो ऑर्डर है, क्रयादेश के संबंध में कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे क्रयादेश की विषय वस्तु क्या है, तो क्रयादेश के लिए ये आवश्यक है कि उसे क्रय आदेश से संबंधित शब्दावली या विषय वस्तु की जानकारी हो। क्रय आदेश की विषय वस्तुएं हो सकती है जैसे क्रयादेश की क्रम संख्या, आदेशित सामग्री की मात्रा, सामग्री का विवरण, सुपुर्दगी संबंधी निर्देश, बिल संबंधी शर्तें, मूल्य तथा विविध अन्य बातें। उसके अलावा क्रयादेश संबंधी कुछ नियम है, जैसे लिखित आदेश होना चाहिए। क्रयादेश सामान्यतः लिखित ही होता है। आपात स्थिति में क्रयों को छोड़कर सभी क्रय आदेश लिखित होना अनिवार्य होता है। उचित प्राधिकार, क्रय आदेश केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि क्रय आदेश क्रेता और विक्रेता के मध्य कानूनी संबंध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है इसका विक्रेता द्वारा पूर्ति हेतु पुष्टिकरण। क्रय आदेश इनके साथ ही विक्रेताओं की पूर्ति के लिए पुष्टि करनी होती है। इस पुष्टिकरण में पूर्ति का समय एवं स्थान उल्लेखित होना जरूरी है। विशिष्ट जो शर्तें हैं उनका उल्लेख भी होना चाहिए। पूर्ति के सभी आदेश सावधानी पूर्वक लिखे जाने चाहिए। सभी विशेष बातों एवं शर्तों का स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक आदेश में विशिष्टीकरण के अनुरूप सुपुर्दगी अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई विवाद का विषय न रहे। इसके अलावा भी इन सब के अतिरिक्त क्रयादेश में पूर्ति की तिथि, विश्वसनीय समय रिकॉर्ड, पुनरावलोकन आदि बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो क्रय आदेश है उसका अनुगमन होना चाहिए। उत्पादन अनुसूची तभी प्रभावी रूप से पूरी हो सकती है जब सामग्री समय से प्राप्त हो जाए। अतः क्रय आदेश का अनुगमन बहुत जरूरी है। अनुगमन विभाग का ये दायित्व है कि पूर्ति के दौरान आने वाली संपादित परेशानियों एवं व्यवधानों को दृष्टिगत रखते हुए ही पूर्ति तिथि का निर्धारण करे ताकि अनावश्यक देरी को रोका जा सके। इस संबंध में अनुगमन विभाग के कुछ कार्य होते हैं, जैसे पूर्तिकर्ता विक्रेता से स्वीकृति प्राप्त करना, आवश्यकताओं के अनुरूप सुपुर्दगी का वचन प्राप्त करना, विक्रेता की प्रगति का पता लगाना तथा पूर्ति की संभावनाओं को जांचना, यह सुनिश्चित करना कि पूर्ति समयानुसार एवं मांग के अनुसार पूरी होगी या नहीं होगी।
क्रय प्रक्रिया में जो प्रयुक्त प्रपत्र है उसमें जो होने वाले क्रय मांग पत्र है, क्रय पूछताछ पत्र है, पूर्तिकर्ता का टेंडर है, तुलनात्मक विवरण है, क्रय आदेश है और बीजक है। मूल्य के संबंध में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली जैसे न्यून मूल्य, FOB मूल्य, फ्री ऑन बोर्ड, CIF मूल्य, नहीं इसमें सामग्री की लागत, पैकिंग के खर्चे, परिवहन की लागत, बीमा के खर्चे सभी सम्मिलित होते हैं। FOR मूल्य, ये मूल्य जो है FOB की तरह ही होता है, किंतु ये राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि FOR अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है। फ्री डॉक्स मूल्य, इस मूल्य में वे सभी खर्चे सम्मिलित होते हैं जो सुपुर्दगी को क्रेता के लिए बंदरगाह को सुपुर्द कर दिए जाते हैं। इसमें सामग्री की लागत, पैकिंग, परिवहन सभी मूल्य का हिस्सा होते हैं। तो इस तरह से ये एक परचेजिंग जो प्रोसीजर है वो होता है, और इस तरीके से आपका जो परचेजिंग प्रोसीजर वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। धन्यवाद।